जादुई चॉकलेट। एक नमन नाम का लड़का था। उसके स्कूल के पास एक बहुत ही बड़ी चॉकलेट की दुकान थी। नमन को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, इसीलिए वह हर रोज स्कूल के बाद चॉकलेट की दुकान पर आता था और चॉकलेट खरीदा करता था। उस दुकान में नए नए और स्वादिष्ट चॉकलेट मिलते थे। दुकानदार भी नमन को पहचानने लगा था, इसीलिए वह कभी कभी उसे कुछ चॉकलेट मुफ्त में दे देता था। अंकल, मेरी फेवरेट वाली चॉकलेट दे दीजिए। अच्छा, आज पैसे लेकर आए हो? हाँ अंकल, आज पैसे लाया हूँ। नमन पैसे देता है और चॉकलेट लेकर चला जाता है। तभी दुकानदार नमन को बुलाता है। अरे नमन बेटा, ये लेते जाओ। नमन देखता है दुकानदार के हाथ में एक नई चॉकलेट है। अंकल, ये कौन सी चॉकलेट है? ऐसी चॉकलेट तो आपकी दुकान पर नहीं थी, नई आई है क्या? हाँ बेटा, इसीलिए ही तो तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। खाकर देखो, अच्छी लगेगी तो और भी मंगवाऊंगा। नमन नई चॉकलेट लेकर बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू अंकल। दुकानदार नमन को मुफ्त में चॉकलेट देता है। नमन वह चॉकलेट खा लेता है। अंकल, ये चॉकलेट तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप और भी मंगवा लो, बहुत बिकने वाली है। ठीक है बेटा, कल ही मंगवाता हूँ। इसी तरह नमन हर रोज अपनी मम्मी से थोड़े पैसे लेकर जाता था और चॉकलेट खरीदकर खाता था। एक दिन नमन चॉकलेट खरीदकर दुकान से बाहर आया तो उसने देखा दुकान के पास एक चॉकलेट गिरी हुई है। अरे, ये चॉकलेट किसकी है? ऐसी चॉकलेट तो अंकल नहीं बेचते हैं। हो सकता है कोई नई चॉकलेट मंगवाई हो। रुको, अभी पूछ लेता हूँ। नमन वह चॉकलेट दुकान के अंदर ले जाता है और दुकानदार को चॉकलेट दिखाते हुए उनसे पूछता है। अंकल, ये देखिए, ये चॉकलेट आपके दुकान के बाहर गिरी थी, क्या ये आपकी दुकान की है? नहीं बेटा, ऐसी चॉकलेट मैं नहीं बेचता, ये मेरी दुकान की चॉकलेट नहीं है। इसका मतलब ये किसी और की चॉकलेट है, गलती से आपकी दुकान के पास गिर गई। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी चलता हूँ, कल मिलूंगा। नमन वह चॉकलेट लेकर अपने घर आ जाता है। पता नहीं ये चॉकलेट किसकी है, क्या करूं? अब तो बहुत समय हो गया है, कहीं ये खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं ही इसे खा लेता हूँ। नमन उस चॉकलेट को खा लेता है। वह चॉकलेट नमन को बहुत स्वादिष्ट लगती है। वह कोई आम चॉकलेट की तरह स्वाद नहीं कर रही थी। उस चॉकलेट का स्वाद बिल्कुल अलग था। इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, ऐसी चॉकलेट तो मैंने कभी नहीं खाई। जिसकी भी ये चॉकलेट होगी वो बहुत दुखी हो गया होगा, जब उसे पता चला होगा कि उसकी चॉकलेट कहीं खो गई है। नमन अगली सुबह स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल से लौटते वक्त वापस चॉकलेट खरीदने अंकल की दुकान के पास आता है। चॉकलेट खरीदकर दुकान से बाहर निकलता है तो फिर से वैसी ही चॉकलेट दिखाई देती है। नमन वह चॉकलेट उठाकर वापस घर ले आता है तो देखता है उसके पापा उसके लिए रिमोट कंट्रोल कार लेकर आए हैं, जो बहुत दिनों से वह मांग रहा था। वाह पापा, आपने मुझे ये कार दिलवा ही दी। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। नमन वह कार पाकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से वापस से वह चॉकलेट खा लेता है, जो उसे दुकान के बाहर गिरी हुई मिली थी। अगले दिन वापस चॉकलेट खरीदकर दुकान से बाहर आता है तो देखता है वैसी ही चॉकलेट गिरी हुई है। आखिर कौन है जो यहाँ हर रोज चॉकलेट रख जाता है? चलो कोई नहीं, मैं इसे घर ले जाता हूँ। वह वापस उसे उठाकर अपने साथ घर ले आता है और घर आकर देखता है कि उसके लिए वैसे ही जूते आ गए हैं जो वह बहुत समय से चाह रहा था। नमन को विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब कैसे हो रहा है। नमन जब भी चॉकलेट खाता उसके अगले ही दिन वैसी ही चीज आ जाती जो उसे बहुत समय से चाहिए होती थी। लगातार कई दिनों तक यही होता रहा। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, जब भी कुछ मांगता था बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन जब से ये चॉकलेट खाने लगा हूँ तब से ही ये सब हो रहा है। कहीं ये कोई जादुई चॉकलेट तो नहीं? यह जानने के लिए नमन ने एक दिन वह चॉकलेट नहीं खाया तो अगले दिन उसे वैसा कुछ भी नहीं मिलता और वह समझ जाता है कि यह जरूर कोई जादुई चॉकलेट है। अगले दिन स्कूल जाता है तो देखता है उसकी मैम मारिया बहुत उदास बैठी है। नमन उनके पास जाता है। क्या हुआ मैम, आप बहुत उदास लग रही हो? अरे नमन बेटा, कई दिनों पहले ही मैंने अपनी मम्मी को दवाइयाँ भेजी थी, लेकिन दवाइयाँ अब तक उनके पास नहीं पहुँची। कुरियर वाला कह रहा था कि उनकी दवाइयाँ कहीं खो गई हैं।
वह सारी दवाइयाँ बहुत महंगी थी। मैंने अपनी सैलरी के सारे पैसे उन दवाइयों पर खर्च कर दिए थे। अब तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं नई दवाइयाँ खरीदने के लिए। पता नहीं क्या होगा। मैम मारिया की बात सुनकर नमन को बहुत दुख होता है। मैम, मेरे पास एक चॉकलेट है। उस चॉकलेट को खाने से आपको वो सब मिल जाता है जो आपको चाहिए। बेटा, मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ, मुझसे मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। मैम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार इसे खाकर तो देखिए। अच्छा लाओ, तुम इतना कह रहे हो तो मैं इसे खा लेती हूँ। हाँ मैम, आप इसे खा लीजिए, देखिएगा आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। नमन मारिया मैम को जादुई चॉकलेट देता है। मैम उसे खा लेती हैं। मैम, कल मिलते हैं। मुझे यकीन है आपकी मम्मी के पास दवाइयाँ पहुँच जाएगी। अगले दिन जब नमन स्कूल जाता है तो देखता है मैम मारिया बहुत खुश दिख रही हैं। वह नमन की ओर देखकर नमन को बुलाती हैं। नमन इधर आना जरा। नमन, तुमने सच कहा था, उस चॉकलेट ने तो कमाल कर दिया। आज सुबह ही कुरियर वाले का कॉल आया था। उसने कहा दवाइयाँ मिल गई हैं और वह मेरी मम्मी के पास आज शाम तक पहुँचा देंगे। यह सब तुम्हारी वजह से हो पाया है नमन। मैम, आपकी समस्या दूर हो गई है, ये बहुत खुशी की बात है। आप हमें इतनी मेहनत से पढ़ाती हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके लिए कुछ करें। नमन मैम की मदद करके बहुत खुश होता है और जब अगले दिन नमन दुकान पर चॉकलेट खरीदने जाता है तो वापस लौटते वक्त उसे दुकान के बाहर कोई चॉकलेट नहीं दिखती, क्योंकि नमन ने उस चॉकलेट की मदद से किसी जरूरतमंद की मदद की थी और वह जादुई चॉकलेट इसी काम के लिए बनी थी। एक बार उस चॉकलेट ने जरूरतमंद की मदद कर दी तो वह दिखना बंद हो जाती है। परियों का उपकार। राजा नील रतन के राज्य में चारों दिशाओं के राजा महाराजा का निमंत्रण था। उनकी इकलौती राजकुमारी चांदनी का विवाह था। इस विवाह में राजा ने परीलोक की परियों को भी निमंत्रण दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद और उपकार से आज राजा को यह खुशी नसीब हुई थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए कुछ पल के लिए अतीत की स्मृतियों में डूब गए। राजा नील रतन बहुत ही दयालु और दानी राजा थे। उनके घर बहुत सालों के बाद रानी चारुमती की गोद हरी होने वाली थी। रानी, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद हमें ये खुशी नसीब होने वाली है। आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा। राजा साहब, आप चिंता मत कीजिए। आपने पहले से ही मेरे लिए वैद्य हकीमों को महल में रखवा लिया है। मैं ये अवसर खोना नहीं चाहती। समय आने पर मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दूंगी। राजा निश्चिंत होकर दरबार में चले गए। कुछ ही महीनों के बाद रानी ने एक बहुत खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। राजा नील रतन बच्ची को गोद में लेकर निहाल हो गए। उनका नामकरण हुआ तो पूरे राज्य के लोगों को निमंत्रण दिया गया। महाराज, सभी लोगों को निमंत्रण जा चुका है। आप एक बार देख लें कि कोई छूट तो नहीं गया। आप ही देख लें। हाँ, परीलोक में निमंत्रण जरूर जाना चाहिए। बड़े धूमधाम से राजकुमारी के नामकरण का उत्सव मनाया गया। तभी अचानक कई परियां आकाश से उतरी और अपने पंख समेटते हुए नन्ही बच्चे के पास पहुंचकर एक परी बोली, हे नन्ही राजकुमारी, तुम चांद की तरह हमेशा अपनी चांदनी बिखेरना। तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। तुम एक बार अपने पिता को मृत्यु के मुंह से खींच कर लाओगी। तीसरी परी, तुम्हारी नीली आंखों से गिरने वाला हर आंसू मोती बन जाएगा और तुम्हारी हंसी सबके रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ले आने में सक्षम हो। तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार से न होकर अत्यंत साधारण इंसान से होगा। सब परियों ने उस बच्ची का नाम चांदनी रखा। सभी परियां जैसे ही आई थी वैसे ही चली गईं। अंतिम परी का आशीर्वाद सुनकर राजा रानी चिंतित हो गए, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो आखिरी बात भूल गए। राजकुमारी चांदनी धीरे धीरे बड़ी हो गई। रानी ने उसकी आंखों से गिरा एक एक मोती संभाल कर रख दिया था। जब से वह बड़ी हुई थी उसकी खिलखिलाती हंसी वाकई रोते हुओं को हंसा देती थी। राजा नील रतन अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बेटी, मेरे जाने के बाद इस राज्य की बागडोर तुम्ही को संभालनी है, इसीलिए तुम्हें जो भी जानकारी लेनी है मुझसे समय समय पर ले लो। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमें अभी बहुत सालों तक आपकी छत्र छाया की आवश्यकता है। समय आने पर मैं खुद ही आपसे पूछ लूंगी।
राजकुमारी, बुरा वक्त किसी को इतना समय नहीं देता बेटी। पिताजी, आप माँ को सब समझा दीजिए, मैं तो अभी चली आ खेत पर। राजा समझ गए थे कि राजकुमारी अभी बेफिक्री के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कलम उठाया और राजकुमारी के पैदा होने के पहले से लेकर अब तक की सारी बातें लिख दी। उसके बाद राज्य चलाने के गूढ़ रहस्य भी लिख दिए। राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार जंगल में शिकार करने गईं, तो एक बहुत ही खूबसूरत हिरन का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गईं। अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनके राज्य की सीमा बहुत पीछे छूट गई है, तो वो विचलित हो गई। आज का दिन तो बहुत खराब था, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, ऊपर से अंधेरा भी हो गया। अभी वो पीछे की तरफ मुड़ी ही थी कि उन्होंने हिरन को अपने सामने खड़ा पाया। राजकुमारी हर्ष से चिल्लाई, ओह, ये तो मेरे सामने ही आ गया। उन्होंने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, वो हिरन कुलांचे मारते हुए उनके नजदीक आया। राजकुमारी, आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा? तुम कौन हो और इंसानों की भाषा कैसे जानते हो? आप अपना तीर हटाइए, तब तो कुछ बताओ। राजकुमारी ने तीर हटाकर तरकश में रख दिया और घोड़े से उतर गई। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं एक बहेलिया हूँ। जब मैं एक बार किसी पक्षी का शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था, उसी दौरान एक ऋषि आए। उन्होंने मुझसे आगे जाने का मार्ग पूछा और पानी मांगा, पर मैं अपना शिकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैं कुछ भी बोल नहीं पाया, ना ही उनको पानी पिला पाया। क्रोधान्वित में जलते हुए उन्होंने मुझे पशु होने का श्राप दे दिया। ओह, तो ये बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, पर इस श्राप से मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। हाँ, मैंने उनसे क्षमा मांगी, बहुत गिड़गिड़ाया, पर वो मुझे उसी हाल में छोड़कर चले गए। मैं हिरन में बदल चुका था और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा था। तभी एक परियों का झुंड मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उन्होंने कहा, देखो, हमसे तुम्हारी तकलीफ देख ही नहीं गई, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, हम उस श्राप को बदल तो नहीं सकते, पर कुछ कम कर सकते हैं। लगभग 18 साल के बाद एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी आएगी, जिसका जन्म रोते हुओं को हंसाने के लिए हुआ है। हम सब वहीं से आ रहे हैं, वही तुम्हारा उद्धार करेगी। अगर तुम किसी मरते हुए व्यक्ति को अपनी जुबान से चाटकर जीवित कर सकोगे, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। उसका माध्यम भी वही राजकुमारी बनेगी। अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता कि वो राजकुमारी कौन है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें जंगल में भी कभी नहीं मिला? जंगल में तो सिर्फ मरे हुए इंसान ही मिलते हैं। या तो उन्हें कोई मार कर फेंक देता है या जानवर मार देते हैं। अच्छा, अभी तो तुम मेरे साथ चलो। मेरे राज्य में हमेशा ही कोई न कोई बीमारी से जूझ रहा होता है। आओ मेरे साथ। ये वही राजकुमारी तो नहीं जिसके बारे में परियों ने बताया था? ठीक है, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। राजकुमारी जब महल में पहुँची तो हिरन भी उसके पीछे आ गया। चलो, तुम्हें मैं अपने बगीचे में छोड़ देती हूँ, तुम वहीं रहना। वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। सरोवर का जल पीना और फल फूल खाना। राजकुमारी जब हिरन को बगीचे में छोड़कर आई और महल में प्रवेश किया, तो चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। वैद्य हकीमों की आवाजाही देखकर वो परेशान हो गई। माँ, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं, तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है राजकुमारी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। राजकुमारी जब राजा नील रतन के कक्ष में गई, तो राजा निढाल अवस्था में आंखें बंद किए हुए पड़े थे और चारों तरफ वैद्य और हकीम हाथ बांधे खड़े थे। वैद्य जी, क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, हम तो सुबह से ही तरह तरह के उपचार करके थक गए हैं, पर राजा साहब का ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उपाय किया जाए। कृपया आप सभी लोग विश्राम करें, मैं हूँ यहाँ। राजकुमारी ने अपने पिता के माथे पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, राजकुमारी, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं पिताजी, मैं जानती हूँ आपका इलाज क्या है, मैं अभी आई। राजकुमारी भागते हुए बगीचे में गई तो देखा हिरन बड़े आराम से सरोवर में पानी पी रहा था।
हिरन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे आने का मकसद मेरा उद्धार करना है या तुम्हारा खुद का उद्धार। अभी जल्दी चलो, राजा यानी मेरे पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। इतना सुनते ही हिरन राजकुमारी के पीछे पीछे चलकर महल में राजा के कक्ष में पहुंच गया। रानी चारुमित्रा बाहर ही ठिठक गई। हिरन ने राजा के तलवों को चाटना शुरू किया। राजकुमारी वहीं बैठी थी। तभी उसकी नजर कुछ फड़फड़ाते हुए पन्नों पर पड़ी। हिरन पूरी रात राजा के शरीर को अपनी जुबान से चाटता रहा और राजकुमारी पन्ने पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें उसके नामकरण वाले दिन आई हुई परियों के वरदान का पूरा वर्णन था। वह समझ गई कि ये हिरन उसी के बारे में कह रहा था। सुबह के 4 बजे ही राजा ने अपनी आंखें खोली और उठकर बोले, राजकुमारी, तुम सोई नहीं क्या? और इतना सुंदर हिरन कहाँ से आई? हिरन ने 2 कलाबाजियां खाई और एक खूबसूरत युवक में बदल गया। राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैंने राजकुमारी चांदनी के कारण आज अपना असली रूप पा लिया। मेरा नाम नहुष है। मैं कई सालों से जंगल में भटक रहा था। आज मेरा श्राप मुक्त हो गया। अब मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी ने राजा से जंगल में घटित सारी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। राजा बोले, सब संयोग की बात है। आज अगर तुम शिकार पर ना जाती तो ये 2 बड़े काम कैसे होते? नहुष, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो गए, मुझे अपना रूप मिल गया, और मुझे क्या चाहिए? रानी दरवाजे की ओर से बाहर आकर बोली, हे राजन, आपको स्वस्थ देखकर सारा दुख खत्म हो गया। नहुष को तो मैं ऐसा अनमोल उपहार दूंगी जिससे वो अपना पूरा जीवन आराम से बिता सके। मैं अभी आई। रानी चारुमित्रा जब वापस आई तो उनके पीछे पीछे 2 दासियां थीं, जिनके हाथों में बड़े बड़े मोतियों से भरे थाल थे। नहुष, मैं राजा के स्वास्थ्य को लेकर सुबह से अत्यंत व्याकुल थी। तुम्हारे इस उपकार का बदला तो मैं नहीं चुका सकती, पर ये जादुई मोती परियों का उपहार है। इन्हें ले जाओ और अपना जीवन सुखी से बिताओ। राजकुमारी चुपचाप बैठकर सुन रही थी और बोली, माँ और पिताजी, मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। हाँ हाँ, बोलो बेटी, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। मैं नहुष से विवाह करना चाहती हूँ। तभी आकाश में बिजली कड़की। वही परी जिसने चांदनी के लिए अंतिम बात कही थी प्रकट हो गई। हे राजन, जब परियों के दिए सारे वरदान पूरे हो गए तो अब आप बहुत खुश हुए। मेरी कही हुई बात भी सत्य हो गई। होनी को कौन टाल सकता है? भलाई इसी में है कि आप राजकुमारी के विवाह की तैयारियां करें। राजा और रानी के न कहने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परियों का वरदान उनके जीवन का सबसे बड़ा उपकार था। अचानक सामने राजकुमारी और नहुष को देखकर उनकी तंद्रा भंग हो गई और उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया।